गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एलवीडीटी के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने देखा था कि एलवीडीटी का मतलब क्या होता है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है जो हमेशा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तथा उस सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में और अपोजिट पोलरिटी के साथ संयोजित किया जाता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसका यूज हमेशा आपका फोर्स, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आता है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो हेडिंग डालिए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कैपेसिटेंस में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या पॉइंट लिखेंगे। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कैपेसिटेंस में यानी धारिता, कैपेसिटेंस यानी धारिता में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है वो धारिता में परिवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो धारिता में परिवर्तन करने के लिए हमें यहां पर क्या क्या परिवर्तित करना होगा, तो क्या लिखेंगे, धारिता में परिवर्तन, धारिता में परिवर्तन के लिए निम्न कारकों को परिवर्तित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ये कैपेसिटर है, इसकी ये दो प्लेट हैं, ठीक है, ये दो प्लेट है। तो जब आप इसको मान लीजिए ये प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है, बी है। तो जब प्लेट ए को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसे नेगेटिव से संयोजित करते हो तो हमेशा इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज संरक्षित हो जाता है और इस पर क्या संरक्षित हो जाता है, नेगेटिव चार्ज संरक्षित हो जाता है। और इनके मध्य क्या भरा गया है, आपका माध्यम में जैसे आपने कोई भी कुचालक पदार्थ फिल किया है तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, तो यहां पर आप सभी जानते हो कि C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन बटे क्या होता है, D होता है। तो A क्या है, यहां पर जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन क्या है, ये माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है, D क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम क्या करें, सबसे पहले क्षेत्रफल में यानी एरिया में परिवर्तन करें। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें ध्यान में रखना है कि
जब आप एरिया में परिवर्तित करते हैं, धारिता में परिवर्तन प्लेट एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहां से देखिए कि धारिता और जो प्लेटों का क्षेत्रफल है, इन दोनों के मध्य क्या है, समानुपाती का संबंध है, यानी आप कह सकते हो C समानुपाती A है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जब आपका एरिया A1 है तो धारिता C1 होगी, और जब आपका एरिया A2 है तो धारिता क्या होगी, C2 होगी। तो यहां से फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है, C2 बटे C1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, A2 बटे A1। तो ये फॉर्मूला भी काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी कैपेसिटर या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के प्लेट के एरिया को परिवर्तित किया जाए तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यदि कैपेसिटर कौन सा है, पैरेलल प्लेट है, तो एरिया क्या होगा। ठीक है, तो समांतर प्लेट के केस में एरिया ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है, विड्थ, चौड़ाई। और यदि आपका सर्कुलर होता है, वर्ताकार प्लेटें होती है, यदि वृत्ताकार प्लेट, तो वर्ताकार प्लेट हो तो उस समय आपका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, π/4 d² होगा। ठीक है, तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर प्लेट कौन सी ली है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यदि यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया बढ़ता है तो धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान में रखना है सेकंड इसमें कि इसकी जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर। तो हम क्या लिखेंगे, धारिता में परिवर्तन, धारिता में परिवर्तन माध्यम के अनुसार। ठीक है, तो माध्यम के अनुसार यदि आप इसमें करते हो परिवर्तन, तो आपको पता है कि C समानुपाती किसके है, एप्सिलॉन के है। तो यहां से फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, C2 बटे C1 बराबर एप्सिलॉन 2 बटे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। यानी कि माध्यम पर निर्भर करेगा कि जितना अधिक माध्यम होगा उतनी ही अधिक आपकी धारिता होगी। ठीक है, उसके बाद में यदि हम थर्ड देखते हैं तो धारिता का परिवर्तन इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को परिवर्तित करके भी परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, धारिता में परिवर्तन। ठीक है, धारिता में परिवर्तन प्लेटों के मध्य दूरी के अनुसार। ठीक है, तो दूरी के अनुसार करते हो तो यहां पर क्या संबंध है, C समानुपाती क्या है, 1/d है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का क्या है यहाँ पर संबंध है। तो यहां से फॉर्मूला आपका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, C2 बटे C1, और विपरीत व्युत्क्रमानुपाती का है तो यहाँ पे क्या आएगा, D1 बटे D2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की जो धारिता में परिवर्तन है वो तीन माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर जो कैपेसिटिव आपका ट्रांसड्यूसर है उसकी प्लेट के एरिया को परिवर्तित करके, उसके बाद में उसमें जो माध्यम भरा जाता है उसके अनुसार, और थर्ड आपका है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को परिवर्तित करके धारिता में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर क्या है, ये विद्युतीय सर्किट है,
तो यहां पर कभी भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जब क्या है, कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है तो उसे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके आंतरिक भाग में कोई चुंबकीय क्या है, क्षेत्र नहीं है। कौन सा है? विद्युतीय क्षेत्र है। तो यहां पर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं होगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। इसके अलावा इसका लाभ क्या है कि लोडिंग इफेक्ट नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। इसके अलावा ध्यान में रखना है, इसका जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन वो क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। वो कितना होता है? 2.5 इंटू 10⁻³ mm होता है। इतना अधिक अच्छा रेजोल्यूशन होने के कारण इसका प्रयोग अन्य की तुलना में अधिक किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है इसका यूज? तो ध्यान में रखना है, इसका प्रयोग हम फोर्स, बल, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए किया जाता है। लिक्विड लेवल मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। अब क्या है कि एक टॉपिक पीछे से भी आपका रह गया था, हॉल इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो ध्यान में रखना है कि हॉल इफेक्ट क्या होता है। तो हेडिंग डालिए सभी, हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट कि जब कोई धारावाही अर्धचालक होता है, क्या होता है? अर्धचालक, यानी कोई धारा लेकर के कोई अर्धचालक जा रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? या किसी अर्धचालक से धारा प्रवाहित की जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी धारावाही अर्धचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हॉल इफेक्ट कहते हैं। और यदि हॉल इफेक्ट का मान क्या होता है? धनात्मक होता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें प्रयुक्त किया गया सेमीकंडक्टर आपका क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और यदि उसमें हॉल इफेक्ट का मान नेगेटिव होता है तो उसमें प्रयुक्त किया गया अर्धचालक क्या होता है? एन टाइप होता है। तो यही आपका क्या कहलाता है? हॉल इफेक्ट कहलाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जब किसी धारावाही सेमीकंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके सिरों के मध्य विभव या ईएमएफ उत्पन्न होता है तथा यह प्रक्रिया हॉल इफेक्ट कहलाती
है तथा जब हॉल इफेक्ट का मान धनात्मक होता है तो सेमीकंडक्टर पी टाइप होता है। क्या होता है? पी टाइप होता है। ठीक है, तो यदि ईएमएफ पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब ईएमएफ पॉजिटिव है यानी हॉल इफेक्ट है वो धनात्मक है, तो सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? पी टाइप होगा। तथा जब हॉल इफेक्ट ऋणात्मक होता है तो सेमीकंडक्टर एन टाइप होता है। तो होल इफेक्ट का प्रयोग हम क्या क्या ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा ध्यान में रखना है फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, यानी विस्थापन, त्वरण, बल, दबाव, ये सब ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हॉल इफेक्ट का। तो ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग फोर्स, प्रेशर, विस्थापन और त्वरण मापन में किया जाता है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हॉल इफेक्ट का मान सेमीकंडक्टर के लिए अधिक होता है या मेटल के लिए। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हॉल इफेक्ट है, इसका मान हॉल इफेक्ट मैक्सिमम किस में होता है? ध्यान में रखना है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो हॉल इफेक्ट का मान सर्वाधिक किस में होता है? सेमीकंडक्टर में होता है। और मिनिमम किस में होता है? ध्यान में रखना है मिनिमम किस में होता है? मेटल में होता है, यानी धातु में होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या? हॉल इफेक्ट। अब आपका जो लास्ट टाइप का जो ट्रांसड्यूसर है उसका नाम क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट कौन सा है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर।
ठीक है, तो इससे पहले हमने बात की थी कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। इसके साथ साथ में इनवर्स ट्रांसड्यूसर की श्रेणी में भी आता है। ये पॉइंट्स हमने पीछे की क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों होता है ये, क्योंकि इसके ऑपरेशन में बाह्य सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। और इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्यों है, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में भी परिवर्तित कर सकता है, इसलिए ये क्या है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट मैं नोट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, और एक्टिव ट्रांसड्यूसर के साथ साथ में इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह एक्टिव के साथ साथ इनवर्स ट्रांसड्यूसर की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास यहां पर ऐसे ही बनाते हैं इसको ना, ये डायग्राम बनाना काफी ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैंने यहां पर ये क्या लिया है, एक क्रिस्टल लिया है, ये उसका प्लेट है। ठीक है, तो यहां पर मान लेता हूं कि इसकी जो लंबाई है क्रिस्टल की वो क्या है, L है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मान लेता हूं मैं W है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है, थिकनेस, वो मैं मान लेता हूं T है। क्या है, T है। और इस सिरे और इस सिरे के मध्य मैंने क्या ले रहा हूं यहां पर, आउटपुट से। ठीक है, आउटपुट V0। तो यहां पर क्या होता है कि दो धात्विक प्लेट होती है और इन धात्विक प्लेट के मध्य क्रिस्टल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, क्रिस्टल। तो आप सपोज करना कि ये ऊपर की प्लेट है, ये नीचे की प्लेट है, और इनके मध्य क्या भरा गया, क्रिस्टल भरा गया। तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां से बल लगाया F, यहां से बल लगा दिया, क्या, F लगा दिया। तो ये जो प्लेट हैं दोनों किसकी तरह कार्य करती है, आपकी कैपेसिटर की तरह, और इसका रेजिस्टेंस होगा आंतरिक, वो मैं मान लेता हूं क्या है, इस तरीके से रेजिस्टेंस RP। तो ये क्या करता है कि जैसे ही आप क्या करोगे, प्लेटों पर बल लगाते हो,
ठीक है। तो बल लगाओगे तो यहां पर इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए डेल टी, यानी मोटाई में परिवर्तन क्या आ चुका है, डेल टी। ठीक है। तो आपको क्या है कि यहां पर जैसे ही आप बल लगाओगे तो इसकी जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों पर क्या सुरक्षित होगा, चार्ज सुरक्षित होगा। तो वो क्यों होगा चार्ज, वो किस पे निर्भर करेगा, लगाए गए बल पर निर्भर करेगा। किस पर, लगाए गए बल पर। तो ध्यान में रखना है कि दो प्लेटें हैं धात्विक, उनके मध्य क्रिस्टल लगाया गया है। क्रिस्टल किसका होता है ये अभी बात करेंगे, लेकिन दो प्लेटें हैं, दोनों के मध्य क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल की लंबाई L, चौड़ाई W और मोटाई क्या है, थिकनेस T है। ठीक है। जैसे ही आपने इसके ऊपर यांत्रिक बल लगाया तो क्या होगा कि इसकी प्लेटों पर चार्ज सुरक्षित हो जाता है। तो चार्ज क्या है, Q समानुपाती F। ठीक है। तो यहां से Q बराबर, इसको हटाता हूं तो मैंने मान लिया DF। डी यहां पर क्या है, इसका तुल्यांक है। ठीक है, ये आ गया यहां से फॉर्मूला आपके पास। अब क्या है कि यहां पर जो क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है। इसके अलावा रोसेल साल्ट भी प्रयोग किया जा सकता है जो नेचुरल होता है। इसके अलावा जो कृत्रिम है वो बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं, उनमें यूज किया जाता है। लेकिन एग्जाम में जो नेचुरल होता है वो ही पूछा गया है। क्यों कि अब क्या है कि क्रिस्टल बनाने के अलग अलग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सके। लेकिन आपके जो क्रिस्टल टाइप होते हैं ऑक्सीलेटर, उनमें भी उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें प्राकृतिक क्रिस्टल क्वार्ट्ज व रोजेल साल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको पता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक्टिव भी है, इनवर्स भी है। तो एक्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस किस में परिवर्तित कर सकता है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है। अब आप सभी जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो यहां से इधर ले जाइए इसे, तो आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या हो गया, C अपॉन में, आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या हो गया आपका, Q अपॉन में C हो गया है। Q अपॉन में क्या होगा, C। और यहां पे इसे CP से प्रदर्शित कर देता हूं मैं, CP यानी पैरेलल प्लेट का धारिता। तो यहां से आप सभी जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, Q का मान यहां से क्या है आपका D इंटू F, और चूंकि C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन बटे क्या होता है, D होता है। तो यहां पर D हमने पहले से मान रखा है तो इसे X मान लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। X नहीं तो यहां पे थिकनेस क्या ले लेते हैं, T ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, T ले लेते हैं। तो A और एप्सिलॉन, चूंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन क्या होता है R, ये किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युतशीलता को। तो A इंटू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R बटे क्या होता है, T होता है। तो आउटपुट वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आपका T ऊपर चला जाएगा तो D इंटू क्या हो जाएगा F
इनटू क्या हो जाएगा टी बटे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आउटपुट वोल्टेज यहां से आप क्या लिख सकते हो, डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू एफ अपॉन में क्या हो गया ए इनटू टी। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर, इसे जी लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक के लिए, पोटेंशियल के लिए, और ये एफ अपॉन में ए क्या होता है प्रेशर इनटू टी। ये आपका क्या आ गया यहां से फॉर्मूला, किसका आ गया आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखना है कि ये किसका कार्य करता है, कि सेल्फ जनरेटर का कार्य करता है। तो यदि इसका तुल्य डायग्राम बनाते हैं हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का, तो देखिए कि ये किसका कार्य कर रहा है, सेल्फ जनरेटर का। तो मान लीजिए कि इसके द्वारा उत्पन्न चार्ज Q, ठीक है, यहां पे क्या है उत्पन्न चार्ज Q मान लेते हैं। ठीक है, सेल्फ जनरेटर है तो प्लस माइनस प्रदर्शित कर सकते हो। उसके बाद में देखिए यहां पर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है Rp, आंतरिक प्रतिरोध Rp, क्रिस्टल का कैपेसिटेंस क्या है Cp। ठीक है, इसके अलावा आपकी यहां पे क्या संयोजित की गई है, केबल संयोजित की गई है। तो केबल की धारिता मैं मान लेता हूं Cc, क्या मान लेता हूं Cc। और यहां पर हमने क्या है आउटपुट को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर संयोजित किया है। तो एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस Ra और धारिता मान लेता हूं मैं यहां पर Ca। यहां पर आपका क्या है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये तो क्या है आपका ट्रांसड्यूसर है, कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक, जो सेल्फ जनरेटर का कार्य करता है। ठीक है, ये किसका भाग है, क्रिस्टल का, किसका है क्रिस्टल का। और ये किसका भाग है, केबल का, केबल का। ठीक है, ठीक है, केबल का पार्ट है। और ये आपका किसका पार्ट है, एम्पलीफायर का, एम्पलीफायर। अब आपसे पूछे सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसड्यूसर, तो सेंसिटिविटी निकालोगे यहां से, तो आप क्या करते हो हमेशा आउटपुट बटे इनपुट करते हो। तो यहां से जब आप सेंसिटिविटी निकालोगे इसकी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की, ठीक है, तो यहां से ये निकालोगे तो आपका क्या क्या फॉर्मूला होगा, Q अपॉन में Cp। यहाँ पे Cp क्या है, कि जो आपकी पैरेलल प्लेट है उसकी धारिता है। KQ क्या है, यहाँ पे नियतांक है, उसकी वैल्यू आप 4 गुणा 10 की घात -6 लेंगे। अब आपसे पूरे सर्किट की क्या पूछी जाती है, सेंसिटिविटी, यानी ओवरऑल सेंसिटिविटी पूछे जाए तो KQ बटे CT। अब आप जानते हो चूंकि CT बराबर क्या है यहाँ पर, कि समांतर में जो धारिता है, तो समांतर में होगी धारिता तो जुड़ जाएगी। तो CT बराबर क्या होगा, CP प्लस में CA प्लस में CC। तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इसका सिद्धांत ये किस प्रकार का है, इसमें क्रिस्टल किसका बना होता है, ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपका ट्रांसड्यूसर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।